सर मेरे को तो एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसा तो भी कहा कि भाई कॉलेज में हम लोग ना ज़्यादा वो भी नहीं करते उत्पात, क्योंकि पता नहीं अत्री सर किस दीवार के पीछे से निकलते आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिस में बैठता मतलब घूमता रहता हूँ ना, मैंने है खुद ना। ही देखा है सर, मैंने खुद ही देखा है। हाँ, तो आप होना भी चाहिए ना। सर बिल्कुल होना चाहिए। देखो मैंने कहा स्टूडेंट्स को कि देखो आप कल्चरल वाले हैं ना, हम्म कल्चरल अपना परफॉर्मेंस करो, अपना प्रोग्राम्स करो, अपनी अटेंड जो आपकी प्रैक्टिस है वो करो। स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलेंगे, आप देखो ना स्पोर्ट्स हाँ ग्राउंड भरा रहेगा। हम्म तो जो मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला है कि भाई बच्चे क्लास के टाइम पे क्लास अटेंड कर लो। क्लास नहीं है तो कहाँ होना चाहिए बच्चा, आप बताओ। अगर क्लास नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? ग्राउंड में अगर ग्राउंड में हो जाए, कैंटीन में चला जाए, खाने के लिए चला जाएगा, लाइब्रेरी चला जाएगा, हम्म धूप बैठ में पार्क में बैठ जाएगा, ठीक है ना। बस वहाँ पे तो नहीं, जो बाकी क्लासेस को डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना। हम्म तो बस यही कहता हूँ मैं, इतना ही कहता हूँ। कोई मतलब ऐसा कोई राक्षस प्रवृत्ति का नहीं हूँ मैं। वैसे सर आपको लॉर्ड अत्री जी बुलाते हैं इंस्टाग्राम पे। नहीं, ये मेरे को नहीं पता। ये इसलिए यूज़ करते हैं जैसे हाँ, कोई इंसान है जो बहुत ही बोल्ड है और अच्छा बहुत ही सेवेज पर्सनालिटी अगर उनकी लगती है, अच्छा। कि जो बोल्डनेस से आगे बढ़ते हैं, जैसे लेकिन लॉर्ड बॉबी देओल, तो वैसे अच्छा, आपको बना दिया नहीं, लॉर्ड अत्री जी। ये मुझे नहीं आइडिया था। लेकिन आप ये देखिए कि बोल्डनेस क्यों आएगी। बोल्डनेस दो तीन चीज़ों से आती है। एक ऑनेस्टी से आती है, हम्म एक आपकी कन्विक्शन से आती है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं। नहीं तो हमारे लिए क्या है, मतलब देखिए मैं 43 ईयर्स में प्रिंसिपल बना, हम्म ठीक है। तो मैं भी सोचूं कि मैं अपना टाइम पास करके ले जाऊं, वो नहीं हम्म करना ना। जब मेरी मेरी लीडरशिप ने, मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमारे पे भरोसा दिखाया है, तो आई नीड टू प्रूव इट, ठीक है। पूरे इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, पूरे टीचर्स की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी निर्वाह करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, और हर एक को करनी चाहिए जिसको जिम्मेदारी मिलती है। नहीं तो हम देखिए खाना पूर्ति तो आप रोज़ कर लो, पेपर पे कर लो। मुझे मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम्म स्टूडेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्पोर्ट्स वालों की बच्चों की मीटिंग अलग करता हूँ, कल्चरल वालों की अलग करता हूँ, इसकी क्या कहते हैं अभी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी मीटिंग, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। हमने एक देखिए खाना पूर्ति होगी तो कम एक ईमेल आईडी बना दिया, एक बॉक्सेस बता दिए कंप्लेंट बॉक्सेस की, ये खोल लो। वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते कई बार जो सीधा कम्युनिकेशन होता है। तो दैट्स वाई आई बिलीव इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सर सेफ्टी कंसर्न्स, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, और ये करियर कंसर्न फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और ये वल्गैरिटी वाले भी कोई अगर कोई कंसर्न्स आपको देखो मिलते ये हैं। क्या है कि ये जो वल्गैरिटी वाला जो इशू बता रहे हो ना आप, ये स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। गवर्नमेंट हैज़ बैंड ऑल द वेबसाइट्स, ठीक है। और इसका आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी, एंगल भी देखेंगे ना आप। तो जैसा ये क्या है कि ये जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो उस आपकी पर्सनालिटी पे जो है वो अफेक्ट करता है। हम्म एंड स्पेशली ये अपब्रिंगिंग इस एज है। तो आप ये देखो कि वो गवर्नमेंट ने बंद किया तो बड़ा सोच समझ के बंद किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ये इस तरह की वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन का पिक्चराइजेशन जो है ना गलत नहीं होना चाहिए। हमारे आप हिस्टोरिकली देखोगे, वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन रिस्पेक्टेड। आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन में देख लेंगे तो ये हमारी पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी नहीं रही है। हमारी वुमेन को हम पूरी रिस्पेक्ट देते आए हैं। तो वो एक समझने की ज़रूरत है कि टाइम चेंज हो रहा है, और जो भी बीच में हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी सिविलाइजेशन जैसे इम्प्रूव हुई, सो वी हैव टू बी मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वुमेन। एक्चुअली क्या है, मैं देखो मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट किया और देखा, लड़कों में से ज़्यादा मतलब कंपैरिजन में देखूँ, लड़कियाँ दे आर डूइंग मच बेटर, एंड दे आर मोर यू नो मिशन ओरिएंटेड। उनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स की ना, क्योंकि ये एक कई सारी थियरीज़ हैं इसमें, साइकोलॉजिकल थियरीज़ भी हैं, जैसे एल्फ्रेड एडलर की भी है जो बर्थ ऑर्डर के बारे में बताती है, तो जेंडर के ऊपर भी है। तो यूजुअली सेम चीज़ है कि साइकी आप देखेंगे कि एक बेटा होगा, घर में बेटी होगी, तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं, कुछ पेरेंट्स ट्रेडिशनल सोच के पेरेंट्स जो हैं वो बेटे को ज़्यादा देते होंगे, लेकिन आजकल तो ऐसा बहुत ही कम सुनने में आता है। लेकिन उसको अगर कोई भी बच्चा, अगर लड़का भी है या लड़की भी है, वो देखती है अगर इस तरह की है, तो वो ही और शी वांट्स टू आउट परफॉर्म, और उसलिए वो एक्सेल करना चाहती है। अब कई एक लड़की आई थी मेरे पास, तो बोल रही कि सर मेरी फैमिली मुझे पढ़ने नहीं देना चाहती, वो मना करते हैं जी आप पढ़ने मत जाओ, इसीलिए मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ एडमिशन। फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली से आती थी, कहती है मैंने जैसे तैसे, मेरे चाचा थे
और उन्होंने मेरा एडमिशन तो करा दिया था एंड ही पास्ड अवे। तो अब मेरे फादर जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं जाएगी और इस तरह से। तो फिर मैंने, आप सोचिए कि मैं बोल सकता था कि ठीक है नहीं पढ़ना चाहते, इट्स योर प्रॉब्लम, चले जाओ। मैंने उसके फादर को बुलाया, उसकी मदर को बुलाया, तो थोड़ा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड के थे, कंजर्वेटिव सोच के थे, उनको समझाया एंड आई एश्योर्ड देम कि ये हमारी बेटी की तरह रहेगी यहाँ पे और आप इसकी चिंता ना करिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ किसी भी तरीके से, हर तरह से। तो देन दे गॉट द कॉन्फिडेंस और वो बच्ची बहुत अच्छे से पढ़ के बड़े अच्छे परसेंटेज लेके गई है। एंड जब तो मैं प्रिंसिपल भी नहीं था जब वो आए थे, तो नाउ शी इज़ वर्किंग इन ए कंपनी। बहुत मतलब उसके पेरेंट्स ने फिर इतना कॉन्फिडेंस आया कि उसको अलाउ भी कर दिया कि कंपनी में। तो वो मेरे को बड़ा मानती है, मतलब बोलती है कि नहीं सर अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही होती। तो यही टीचर्स का काम भी है। अभी जो हमारा मेंटर मेंटी का जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो यही इन्हीं चीज़ों के लिए है कि एक बच्चे को हम एक इस तरह का सपोर्ट भी दें, आउटसाइड क्लासरूम जो सपोर्ट होता है वो भी दें। सर ये जो आपने अभी बात बताई कि द स्टोरी अबाउट दिस गर्ल, आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड रियली कनेक्ट विद इट, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि उन्हें कोई ऐसा सहारा मिले या फिर कोई ऐसी मदद मिले, माइट बी कि सिर्फ वर्ड से मिले, अगर और कैसे भी मिल सकती है एश्योरेंस तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट मैंने ऐसे सर बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो आधे में ही या तो शादी कर लेते हैं या उनकी पढ़ाई ऐसे छूट जाती है वो अचानक से गायब हो जाते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स पे कुछ कर्जा रहता है। तो अब एक टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट रख सकता है आपके अकॉर्डिंग, कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है, माइट बी दैट आई एम प्रिविलेज्ड, हो सकता है मैं ऐसे प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे को कोई और इशू नहीं है, बट मैं पर्सनल अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। हो सकता है कि मैं इतना प्रिविलेज नहीं हूँ कि मैं कॉलेज सस्टेन कर पाऊँ या फिर और सब इश्यूज। तो एक स्टूडेंट टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन या फिर कैसे जुड़ सकता है? देखो ये जो मेंटर मेंटी वाला प्रोग्राम है ना, इसको तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, लेकिन उसके अलावा जो है ना बच्चा टीचर से एक वेवलेंथ पे इंटरेक्ट करेगा तो टीचर बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली टीचर्स हेल्पफुल होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी कॉलेज में एंड उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, वो भैया भाभी के साथ ही रहती थी अपने, एंड समहाउ शी गॉट बर्न्ड। वो जल गई, कैसे जली, एक्सीडेंटली जली या जैसे भी जली, एंड शी गॉट मोर देन 80% वो जल गई। तो आप सोचो कि हमारे कॉलेज के टीचर्स ने, एक टीचर है हमारी हिंदी विभाग में, तो उन्होंने बाकी टीचर्स को बोल के उसको बच्ची को पढ़ाया, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसको डिसोन कर दिया था उसके घर वालों ने, एक तरह से मैं बता दूं आपको कि भाई कुछ नहीं है। तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसको पढ़ाया, उसने PhD की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और मतलब शी वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। PG की इतने अच्छे मार्क्स से, PhD की, नेट एग्ज़ाम पास किया, एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट नाउ शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इवनिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है जब टीचर कनेक्ट करता है। तो दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर हर। आप देखिए कि मतलब अभी वो इतने ज़्यादा एक ट्रॉमा से गुजरी अपने जीवन में, बट एटलीस्ट द टीचर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, उसको साइकोलॉजिकली उसको वो किया, एंड शी परफॉर्म्ड वेल, शी गॉट PhD एंड शी वाज एबल टू गेट सेलेक्टेड। सो ये टीचर प्ले कर सकता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, और टीचर्स यहाँ पे करते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ टीचर्स ऐसा करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी प्रोग्राम के तहत करते हैं, यूजुअली दे डू इट। सर ये तो बहुत ही लाइक आपने कई सारी स्टोरीज ऐसी बता दी सर, मिल सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज़ से तो सर वेरिफिकेशन वाली बात नहीं है, आपने कहा है तो ऑथेंटिकेशन आपके कैलिबर में है, आपके अथॉरिटी में है, बट ये सब चीज़ें आई थिंक स्टूडेंट्स को ऐसे देखनी चाहिए कि एक इंसान के बारे में जो धारणा चल जाती है कि भाई डेविल है या फिर बहुत रूड है या फिर बहुत कि इनकी लाइफ में कुछ फ़न नहीं है, ये बच्चों का फ़न भी छीन रहे है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा लगता है कि सर हाँ जेन्युइनली बहुत सारे कंसर्न्स आपने बिल्कुल रियल टैकल किए हैं। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कॉलेज में बन रहा है,
मैं देखा कि सर 10 कदम भी चलूंगा ना तो कहीं सीमेंट का कट्टा काम ही चल रहा है। तो आधा कॉलेज तो अभी कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है। आपने वो देखे स्मार्ट क्लासरूम्स देखे? हाँ मैंने देखे सर वो इंटरेक्टिव पैनल के साथ। वो ठीक मैंने है? देखे। आप सोचिए कि ये एसी क्लासरूम्स इंटरेक्टिव पैनल के साथ कितने कॉलेजेस में इंटरेक्टिव पैनल होने वाले हैं। मतलब हमारे यहाँ तो हमने 8 क्लासरूम जो है स्मार्ट क्लासरूम्स, टीचर टच करेगा, कॉलर माइक लगा के बोल रहा है, मतलब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलता है। और हम अभी भगत सिंह कॉलेज के अंदर ही शूट कर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं ये स्टूडियो जो है ये उसी की फैसिलिटी का एक वो है जिसको हमने नॉलेज डिसमिनेशन सेंटर का नाम दिया है। पर्पस यही है कि देश का हर बच्चा, गरीब बच्चा भी वो बेस्ट एजुकेशन ले सके। अभी देखना हम यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, चाहे और सीए के कोर्सेज का है या किसी का भी है, हम वो कोर्सेज यहाँ से चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि टीचर्स चाहते हैं ऐसा। नॉलेज डिसमिनेशन सेंटर का पर्पस ही ये है, हमने खाना पूर्ति नहीं करनी है, हमने स्पेसिफिक कोर्सेज चलाने हैं और बड़े ही मेटिकुलस तरीके से कराएंगे, कोर्स पूरा डिफाइन करके अच्छे से। सर एक ये फंड्स का बहुत इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि कॉलेज फंड नहीं दे रहा, कॉलेज फेस्ट में नहीं करा रहा, या फिर कॉलेज, अगर आप यहाँ तो नहीं बोल सकते कि भाई काम नहीं चल रहा कॉलेज में, कि कॉलेज में काम नहीं हो रहा, और कॉलेजेस में ऐसा करते हैं। हाँ, कि फंड्स नहीं है। तो सर मैंने SRCC की बैलेंस शीट देखी थी, 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ कुछ ऐसा, मतलब उस अमाउंट में उनकी बैलेंस शीट थी। तो फंड्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आपका इंस्टीट्यूट उसको कैसे यूटिलाइज करता है? और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक इंडिविजुअल कॉलेज मेन जो DU सेंट्रलाइज है उससे कैसे कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ से कैसे चीज़ें टू एंड फ्रो होती है, कि वहाँ से अगर कोई पॉलिसी आ रही है तो मेन वहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे डिसिपेट होगी। तो ये सब चीज़ें जो बैकएंड में आपका काम है, आपका काम तो स्टूडेंट्स बोलते थे अरे ये तो AC में बैठे रहते हैं, ऐसे कॉलेज में जाना और ये सब, वो काम नहीं है। आपका काम है कि इंस्टीट्यूट मैनेज करना, फिर लोकेलिटी में, अपने मेन एरिया में, अपने DU में, दिल्ली में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, वहाँ के पॉलिटिक्स में अपने आप को देखना कि बहुत बार रिसोर्सेज इधर उधर भी अलॉट होते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों के लिए सारे रिसोर्सेज लेके आना। तो सर ये कैसे होता है? देखिए क्या है कि जैसे आपने बोला कि आपने SRCC की बैलेंस शीट देखी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बैलेंस शीट जो होता है वो पोजीशन स्टेटमेंट होती है। सर समझ गया उस चीज़ को। तो वो बैलेंस शीट अगर वो 100 करोड़ दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू 100 करोड़ है। नहीं, वो तो पहले रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंसेस होंगे, जो प्रॉफिट होगा या जो भी सरप्लस होगा वो ऐड होता है कैपिटल में जाके, तो वो एक सिचुएशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बैलेंस शीट देखी। हाँ, तो बैलेंस शीट मतलब पोजीशन स्टेटमेंट। रही बात इसकी कि हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है कि वी आर फंडेड बाय UGC सेंट्रल गवर्नमेंट, और कई जैसे 5% हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है तो 5% दिल्ली गवर्नमेंट से आता है, 95% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है। तो वी आर 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसमें भी कुछ प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो इस तरह के जो सैलरी का कंपोनेंट है, मेंटेनेंस का कंपोनेंट है, दे फंड दैट, बाकी चीज़ें नहीं करते हैं। जो रूल्स हैं, जो ऑर्डिनेंसेस हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हिसाब से कॉलेजेस चलते हैं। तो कॉलेजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो वी हैव अ यूनिक सिस्टम इन द एंटायर कंट्री कि यही कॉलेजेस ऐसे हैं, अफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये होता है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस क्या होते हैं कि आप कोई प्राइवेट ओनर है वो अपना कॉलेज बना ले, वो अपने इंडिपेंडेंटली रन करे, अपने फाइनेंसेस खुद लाए, और जो है डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से लेगा एफिलिएशन करा के। हम जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। आप देखिए एकेडमिक काउंसिल जो है, एकेडमिक काउंसिल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कॉलेजेस से। आप है मेंबर डिपार्टमेंट से। मैं 2 बार रहा हूँ, अभी भी हूँ मैं, अब एज ए प्रिंसिपल कैटेगरी में हूँ मैं, पहले 2 बार मैं इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ। यस। तो मैं अगर इतना वो होता तो रूड होता तो शायद 2 बार इलेक्ट नहीं होता। लोगों ने 2 बार इलेक्ट भी किया, और हाईएस्ट वोट से, मतलब ये भी एक इतिहास है कि कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति 542 वोट से कभी जीत के नहीं आया एकेडमिक काउंसिल में। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं बताऊँ आपको कि क्या है। तो फिर अभी जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब इट इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इट वांट्स रिजल्ट्स। डिसीजन मेकिंग जो है बड़ी प्रॉम्प्ट है। मतलब आप देखो इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स हुई, कितने दिन से, कितने सालों से ये पड़ा हुआ था, लॉक जाम था, नहीं हो रहा था, चाहे प्रमोशंस थे। सो द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, मतलब ही इज़ सच ए डिसीजन मेकर कि ही टेक्स प्रॉम्प्ट डिसीजंस, ही डजंट वांट एंड ही डजंट माइंड इवन टेकिंग द एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म आल्सो। अगर कुछ गलत है तो वो कहते हैं हाँ यार ये हम गलत हैं इस जगह पे। तो वो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस लीडरशिप से भी, इस चीज़ से। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो एक उसका भी एक इम्पैक्ट है
मतलब व्हाट ही सेज कि जो आप बोल रहे हो ना कि किसी के पास फंड्स पड़े हैं कॉलेजेस में, तो उन्होंने सब मीटिंग में बोला ये कि भाई अगर किसी की एफडीज पड़ी है ना इतनी, तो वो उस प्रिंसिपल की काबिलियत नहीं है कितनी एफडीज पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि आप पैसा खर्च नहीं कर रहे जहाँ पे करना चाहिए। तो वो ही बिलीव्स इन दैट, तो हम वही कर रहे हैं। पर मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जो पैसा है ना उसको जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगा रहा हूँ। कैसे हो रहा है? मतलब सर बाकी कॉलेजेस के पास भी तो पैसा आ रहा है। देखिए पैसा मैंने बताया ना जो यूजीसी से आता है वो पैसा सिर्फ सैलरी का और मेंटेनेंस का आता है। ठीक है, मेंटेनेंस में इन द सेंस कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो ये चीज़ हो गया, स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी हो गई, ये सब हुआ। बाकी जो खर्चे देख रहे हैं आप, ठीक है, वो सब कॉलेज अपने रिसोर्सेज से करता है, सोसाइटी अकाउंट से। वो कहाँ से करते हैं? वो बच्चों की फीस से लेते हैं। अब स्टूडेंट एड फंड का पैसा यूजीसी से थोड़ा ना आता है, वो तो आप करेंगे ना, जनरेट करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप देखो किसी भी कॉलेज का इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ जो आता है वो हो ही नहीं सकता वहाँ से पे। तो वो खर्चे तो आपको खुद ही मैनेज करने ना अपने, तो वो कहाँ से करोगे आप? अब ये बड़ा एक चैलेंज है। एट द सेम टाइम यू डोंट वांट फीस टू बी हाइक्ड, उन्हें प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। आप सोचो अगर हम किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 12-14 हज़ार रुपये में आपको पूरे साल में पढ़ाई मिल जाएगी, है ना। अगर आप फीस हाइक करोगे तो प्रॉब्लम है, अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कि क्लीनिंग स्टाफ है, ये बाकी फैसिलिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा आपको खुद ही अरेंज करना है ना, ठीक है, सिक्योरिटी है, खुद ही अरेंज करना है ना। तो वो खर्चा कहाँ से निकालोगे आप? तो वो कॉलेजेस जो हैं अपने रिसोर्सेज से जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सर कैसे? ये जो हम फीस कलेक्ट करते हैं, जो सोसाइटी अकाउंट है, ओके, इससे आता है। मान लीजिए जैसे अगर हम 12-13 हज़ार रुपये कलेक्ट करते हैं, तो 12-13 हज़ार में से मान लीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटी को फीस जाती है, यूनिवर्सिटी का कंपोनेंट होता है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का भी जाता है, और बाकी जो पैसा बचा, मतलब 5-6 हज़ार रुपये बचा लीजिए, ये 5-6 हज़ार रुपये स्पोर्ट्स का है, लाइब्रेरी का है। अब लाइब्रेरी में बुक्स कहाँ से आएंगी, है ना। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो कैसे जनरेट होंगी? वो इसी पैसे से होंगी। तो ये आप लगा लीजिए कि किसी भी कॉलेज में जो पैसा होगा वो इसी से आएगा, और उसी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर भी पाएंगे। अभी लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक पॉलिसी आई है हिफा के अंदर, जिसमें जो फंडिंग एजेंसी है वो आपको 90% तक ग्रांट देती है, 10% का लोन देती है, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट्स में। आपको 10 ईयर्स में आपको वो पे करना है, 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स में। सो मैनी कॉलेजेस आर टेकिंग द फैसिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो। We will also be doing it in the times to come. We will be also doing it, but no UGC, no government, no university will give you the grant for doing the fest and giving the 15 lakh 20 lakhs to any star performer. उसके लिए कोई पैसा कहीं से नहीं आएगा। वो पैसा कहाँ से जाएगा? वो कॉलेज अपने रिसोर्सेज से देगा। अब यही रिसोर्सेज हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, आप उसमें कर लीजिए, फेस्ट में कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लीजिए, बच्चों की स्टूडेंट एड में कर लीजिए, स्पोर्ट्स में कर लीजिए, लाइब्रेरी की बुक्स में कर लीजिए, यहीं पे वही पैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई उस बात के लिए पैसा कहीं से आ रहा है। एलुमनाई एसोसिएशन में पैसा नहीं आता सर? एलुमनाई एसोसिएशन, देखिए क्या है कि हर कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन अलग अलग तरीके से काम करती है। एलुमनाई एसोसिएशन एक अगर कोई पैसा देती है तो वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे सकती है। जैसे हमने अपनी एलुमनाई से बात की है, सो दे हैव सेड कि आप जो मल्टीपर्पज़ हॉल बनाएंगे उसकी फ्लोरिंग और इंटीरियर हम करेंगे। तो ये एलुमनाई एसोसिएशन से कोई रेगुलर पैसा नहीं आता। इट डिपेंड्स कि आपकी एलुमनाई कैसी है। तो वो कोई एलुमनाई बोलेगा ठीक है हम ऑडिटोरियम बनवा देते हैं, कोई बोलेगा हम ये चीज़ कर देते हैं, लेकिन फेस्ट के लिए तो एलुमनाई भी नहीं देगा। ठीक है, आउटकम नहीं है ना कुछ। हाँ, बच्चों की, अब आप ये बताइए, कल्चरल वाले बच्चों से आपने पूछा नहीं शायद, कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिख के दिए थे, जैसे फैशन सोसाइटी ने बोला कि हमें सिलाई मशीन चाहिए, हमें सिलाई मशीन मंगाई। उन्होंने बोला कि हमें क्लैप बॉक्स, हमें ये इंस्ट्रूमेंट, हमें ये स्पीकर्स, हमें साउंड सिस्टम चाहिए, उनके लिए हमने वो भी खरीदे। जो बाकी बच्चे हैं, नटवे वालों ने बोला हमें ड्रेस चाहिए, हमें तो हमने उनके लिए ड्रेस। तो ये चीज़ें जो हम ये तो करते हैं ना, इन पे पैसा खर्च। ऐसा नहीं है कि ये इन पे नहीं पैसा खर्च करते हैं, तो जितना होना चाहिए उतना हम करते हैं। बट सर बच्चे थोड़ा डांस कर लेंगे, उससे दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं, देखो डांस कहाँ पे करेंगे? करें ना, कल्चरल डांस करें, किसने मना किया है? भारत की संस्कृति को दिखाएं ना। ऐसा कभी कभी तो मन होता है कि चलो उनका कोई फेवरेट सिंगर है, तलविंदर के गाने, शुभ के गाने चल जाए, या फिर हनी सिंह के गाने भी चल जाए, पर डिसेंट वाले। पर बच्चे थोड़ा डांस कर ले, शादी ब्याह में भी करते हैं, कॉलेज में आए अपने दोस्तों के साथ कर ले, इशू तो नहीं है ना सर आपको? नहीं, देखिए ऐसा आप ना यू आर ट्राइंग टू ट्रैप मी इन दिस,
तो मुझे इशू कुछ नहीं है, इशू करें बच्चे, डांस करें अपने कॉलेज के बाहर जहाँ डांस करना चाहते हैं करें। कैसे डांस में कॉलेज में नहीं करो बस, कॉलेज में नहीं, कॉलेज में करो, कल्चरल डांस करो ना, कल्चरल करो ना। नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप देखो, मतलब आप खुश हो जाओगे देख के। ये देवभूमि वाले बच्चे हैं, इतना अच्छा करते हैं, मतलब आप सोचोगे कितनी बार उन्होंने पैसे मांगे हैं कि हमें ये ड्रेस चाहिए, तो मैंने दी कि नहीं दिए, बिल्कुल दिए। आप देखोगे ना, मतलब बच्चे, अभी आप दिव्य उत्सव हुआ था, मैंने कहा दिवाली पे ये लोग करते हैं, मैंने कहा दिवाली पे करना ना करो, आप यही कल्चरल मीट करो। तो उसमें क्या था कि बच्चों ने, हमारे कल्चरल सोसाइटी वालों ने राम कथा परफॉर्म की, आप सोचो, और इतनी अच्छी गाई उन्होंने कि मैं खुद हैरान था। तो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं बहुत, पर उनका टैलेंट जो है ना सही दिशा में लगना चाहिए। ये बात तो सही है सर। पर सर आजकल रिसेंटली, या फिर इंडियन फेस में अगर बताऊं तो ये रिसेंट ही है, कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स डू नॉट आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, और लाइक वाइस वर्सा, कि अगर वो बायोलॉजिकली मेल है तो अपने आप को फीमेल बता रहे। बेसिकली दी ओवरऑल LGBTQ सिचुएशन इन कॉलेजेस। तो सर इसके बारे में आपका क्या लाइक एक पर्सपेक्टिव है, या फिर आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड होंगी? देखिए एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से समय बदल रहा है उस तरह से ये चीज़ें भी मतलब स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स लाइक दैट, एंड फॉर दैट देयर इज़ ऑलरेडी बीइंग, ये हमारी NEP में भी है इसका प्रोविज़न। और हमने ना यहाँ पे क्वेयर फेमिनिस्ट सोसाइटी बनाई हुई है, हमारी स्टाफ काउंसिल की सोसाइटी है जो 2 साल से, वो मेरे आने से पहले फंक्शन कर रही है। तो वहाँ पे हम हमारे कन्वीनर होते हैं, तो वो इस तरह के जो बच्चे जो अपना इस तरह का है उनका रुझान, तो वो उनसे बात करते हैं, और उनका भी एक छोटा सा फेस्ट जो कहते हैं आप, जो है ना जो मीट करते हैं, तो दे डू इट, प्राइड मार्च नहीं है, प्राइड, हाँ प्राइड वॉक कहते हैं जिसको। बट इसको सर आप एज अ कैसे देखते हैं, मतलब एज अ प्रिंसिपल, एज अ अथॉरिटी, ये चीज़ अगर अनफोल्ड हो रही है तो कैसे इसको देखते हैं आप? देखो एज ए प्रिंसिपल आई हैव टू थिंक ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ दी स्टूडेंट, ठीक है, हर तरह के बच्चे हैं। तो अगर इस तरह के बच्चे कोई उनके कोई कंसर्न्स हैं एंड दे वांट टू शोकेस देयर इश्यूज थ्रू दिस प्राइड वॉक, और यू नो जस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कि हाँ ये हम, वी हैव ए राइट टू चूज़ एनीथिंग लाइक दैट, तो उसमें इन लोगों को मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, या कुछ लोग इसको प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, कुछ प्रॉब्लम मानते हैं, तो एटलीस्ट दे शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे संविधान में दिया गया है, तो दे शुड बी गिवन दैट प्लेटफॉर्म दैट दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वेरी ट्रू सर। बट सर ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बट व्हाट अबाउट फैशन? जो आपने, जब आप अपने स्टूडेंट जोन में थे, जब आप कैंपसेस में पढ़ते थे, तब के फैशन, एक स्टाइलिंग में, तब के एक स्टूडेंट इंटरेक्शन में, मेल फीमेल इंटरेक्शन में, रिलेशनशिप्स में, और आज आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ पे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग गोज साउथ इन योर ओन कैंपस। अगर शहीद भगत सिंह में कुछ चीज़ गलत हो जाती है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। तो सर एक जो ये चेंज इन जनरेशन है, या फिर चेंज इन प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, कि क्लोथिंग प्रैक्टिसेस, म्यूज़िक प्रैक्टिसेस, या फिर प्रेफरेंस प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स की चेंज हो रही है, या फिर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए इसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, चाहे वो फैशन है चाहे क्लोथिंग है, एज फार एज इट इज़ सेंसिबल, तो उसमें कोई इशू नहीं है ना। एंड स्टूडेंट शुड यू नो वी डू दैट, हम सेंसिटाइज भी करते हैं बच्चों को कि अपोजिट सेक्स के प्रति आपको सेंसिटाइज होना चाहिए, स्पेशली वुमेन के प्रति, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, स्पेशली इन दिल्ली, इन साउथ दिल्ली कॉलेज, एंड स्टूडेंट्स वियर व्हाट दे वांट, मतलब ऐसा कोई उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है कि कॉलेज ने बोल रखा है कि नहीं आप यही पहनोगे। एक खबर तो आ रही थी सर कि शहीद भगत सिंह में यूनिफॉर्म कोड लागू होने वाला है। नहीं, वो ऐसे कुछ लोग ये मीम बनाने वाले कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, मजे लेने होते हैं कई लोगों को, तो उस तरह की चीज़ें, तो ऐसा कुछ ना इरादा है। आप प्लान भी नहीं कर रहे ना सर? नहीं, ड्रेस कोड मैं लगाने वाला हूँ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी क्लास 4 में, कि वो मैंने कर दिया है, एंड ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के लिए किया है, और कुछ नहीं है। कि कोई बच्चा अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो दे शुड नो
कि भाई ये हमारा स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ है, कोई ऐसे ही आउटसाइडर नहीं है। तो बच्चों के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होने वाला। सर आप एज अ फादर फिगर आप देखते हो कि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इंसान के मन में एक एडवाइस फॉर्म तो बनती है कि यार देश, मैं उनसे ज़्यादा एक बड़ा हूँ, हाउएवर एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो उनको इस चीज़ में ये फैसले करने चाहिए या फिर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा ऐसे चेंज करना चाहिए। तो वेन एवर आई मीट समवन हुम आई थिंक कि आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, इट्स अबाउट कि इफ़ you are at a position, I can call you a successful individual in my own terms, मेरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग you have made it। तो सर आज एक स्टूडेंट है, वो सेकेंड ईयर में है, वो टिपिकल एक लाइफ जी रहा है कि भाई उसको गर्लफ्रेंड भी बनानी है, उसको बॉयफ्रेंड भी बनाना है, उसको लेविश लाइफ भी जीनी है, उसको क्लबिंग भी जानी है, उसको पढ़ाई में भी टॉप करना है, उसको कोचिंग भी करनी है, उसको पेरेंट्स को खुश भी रखना है, पर उसको लाइफ के मज़े से भी नहीं जाना। तो एज अ गाइड और एज अ मेंटी और एज अ प्रिंसिपल अथॉरिटी, व्हाट इज़ योर पर्सनल एडवाइस? देखिए क्या है कि अगर किसी को, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि फ्रेंड अगर कोई बनाना है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, मुझे मतलब ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में कि गर्ल फ्रेंड और फ्रेंड में क्या डिफरेंस होता है एज सच। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स होते हैं सभी, ठीक है, और बच्चों को इस कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स बनाने चाहिए। फ्रेंड से सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, है ना। चाहे वो अगर वो बाहर बच्चे जाते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बाहर बच्चे सिलेक्ट सिटी वॉक में नहीं जाते हैं, तो आई हैव नो इश्यूज एट ऑल, मतलब उसमें कोई नहीं है। बस यही है कि 67% तो दे दो कॉलेज में अटेंडेंस, उसके बाद आप जाओ, आपको किसने मना किया है। एंड यस, स्टूडेंट शुड एंजॉय द लाइफ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, बट दे शुड बी एबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस। मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप पढ़ाई भी करो और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करो। तो करने वाले बच्चे करते हैं, सभी तरीके करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे भी ना बच्चे होते हैं। मैं आपको बताऊं, इवन आप जो सोच रहे हो कि 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का बच्चा मतलब सब कुछ डिसाइड कर लेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। बच्चे ना बड़े फिकल माइंडेड भी होते हैं। आज वो सोच रहे हैं कि कई बार कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, तो पेरेंट्स तो हमेशा अच्छा ही गाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा जनरेशन गैप आ जाता है। बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं, हम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए मैं भी एक तरह का उनका कॉलेज के अंदर तो पेरेंट ही हूँ, तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप बैलेंस करें सारी चीज़ों में, बैलेंस, पढ़ाई भी करें, बाहर घूमने जाना है बाहर भी घूमें, उसमें कोई इशू नहीं है, पर पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखें, ठीक है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म रखें, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे जो है ना गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वो ट्रैक जो है, अगर आप सोचिए, अगर मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म रख रहा हूँ ना किसी बात के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यही एज है भटकने की भी, गलत काम करने की। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, एक बच्चों को भी जानना ज़रूरी है ये। मैंने 25 नवंबर को ज्वाइन किया था। 29 नवंबर को एक, जो आप बोल रहे हैं ना क्लबिंग पबिंग एंड ऑल दैट, एक वुमन, एक लेडी सब इंस्पेक्टर के साथ मेरे ऑफिस में आई। तो स्टूडेंट? नहीं, एक मदर थी किसी बच्चे की, एंड उनके साथ एक लेडी सब इंस्पेक्टर थी, एंड मेरे को बोला कि वो मिलना चाहती हैं आपसे। मैंने कहा बुलाओ। तो मैंने कहा बताइए जी क्या है। तो बताने लगी कि जी मेरा बच्चा आप ही के कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ता था, ओके, पढ़ता है, बेसिकली पास आउट हो चुका, मतलब पास आउट क्या मतलब वो ख़त्म ही हो गया बीच में उसकी डिग्री। रीज़न बीइंग कि वो बच्चा जो है, कुछ 3-4 फ्रेंड्स थे, जस्ट टू सेलिब्रेट, वो जीके में रहते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे घर का बच्चा जीके में रहता, तो ठीक है, मतलब यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो 3-4 बच्चे जो इस तरह की, जैसे कहते हैं ना आजकल पार्टी, फन, एन्जॉयमेंट, और साथ में 2 लड़कियाँ थीं, तो 6-7 बच्चों का ग्रुप ही है। दे वेंट आउट फॉर पार्टी, और उसमें एक लड़के ने किसी एक लड़की के साथ कुछ छेड़खानी की और कुछ गलत हरकत की, मॉलेस्टेशन वगैरह किया, जो भी किया। वो केस रजिस्टर हुआ, और वो सारे लोगों के साथ अगेंस्ट रजिस्टर हुआ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं साथ में, तो अब आप बोल लीजिए, बच्चे तो बच्चे नहीं है ना, मतलब 18 से तो ऊपर ही हो गए आप, तो जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। एंड दे ऑल वर अरेस्टेड, सारे के सारे अरेस्ट हुए। मतलब
गैंग रेप का केस लगा हुआ है उन पे, बच्चों पे, और वो जेल में है। अब वो उसकी माँ रो रही है मेरे सामने, कहती जी मेरा बच्चा तो जाता नहीं था कभी, ठीक है, मेरा बच्चा कभी नहीं जाता था, उस दिन चला गया बस पार्टी में उनके साथ। अब आप मुझे बताइए कि उस फंस गया ना, बच्चे का करियर ख़राब हो गया। बस वो ये कहने आई थी कि अगर आप ये लिख दें कि उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जितने भी साल की है, 2 साल की है, 3rd ईयर में उसके साथ ये हुआ कि वो कॉलेज में आके ही मिलेगी, तो मेरे बच्चे को बेल मिल जाएगी 4 दिन के लिए, मुझसे मिल लेगा घर आके। तो आप उस माँ की व्यथा देखिए। आप बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम फ़न, इन्जॉयमेंट, फ्रेंड्स बनाइए आप, लेकिन अपनी लिमिट्स को भी तो समझिए कि आप किस लिमिट में रहेंगे। तो ये कौन बताएगा इनको? अच्छे खासे बच्चों का करियर तबाह हो गया और नहीं पता चलता है इन लोगों को। जब फंस जाते हैं फिर देन दे से कि अरे ये तो हमें ये पता ही नहीं था। मतलब इट हैपन्स विद हैंडफुल ऑफ पीपल, नॉट एवरीवन। बट स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स को, आप फ्रेंड्स बनाइए, कोई परेशानी नहीं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए जैसे भी करना है, बट यू शुड नो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट व्हाट आर योर लिमिट्स। अपने फ्रेंड की आपको अगर कोई बोल रहा है तो ये नहीं है कि आप यू विल क्रॉस ऑल द लिमिट्स, वो नहीं करना है।